हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि आपके आरजीएस के प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन डिड द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स? कब ये फोर्स में आया था? तो 1 अप्रैल 2005, 11 मार्च 2006, 21 मई 2005 और 26 अक्टूबर 2006। सो फोर्स में आया था 26 अक्टूबर 2006 और इसकी जो एनैक्टमेंट डेट है यानी कि जब प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी, दैट डेट इज 13 सितंबर 2005। ठीक है। Then which section of the Domestic Violence Act deals with the duties and functions of protection officer? कौन से सेक्शन में ड्यूटीज और फंक्शंस प्रोटेक्शन ऑफिसर की दे रखे हैं? सो इट इज 12, 9, 14 और 20. इट इज in section 9. Then which section of the Domestic Violence Act deals with the proceedings to be held in camera? Section 16, Section 14, Section 13 और Section 18. Section 16 में कैमरा के बारे में बात करी जाती है। सीआरपीसी में हम कौन से सेक्शन में बात करते हैं कि प्रोसीडिंग्स कैमरा में हो सकती है? सेक्शन 237 सीआरपीसी। ठीक है, ये बस याद रखने के लिए है, आप लिख मत दीजिएगा मेंस में अगर कभी क्वेश्चन है तो सिर्फ याद रखने के लिए है कि कैमरा में यहाँ पर भी प्रोसीडिंग्स को हेल्ड किया जाता है। ठीक है, इसको मैं हटा ही देती हूँ। नाउ Question 4 says Section 26 of the Domestic Violence Act deals with appointment of protection officers, relief in other suits and legal proceedings, power to grant interim and ex parte orders, and cognizance and proof. So it is relief in other suits and legal proceedings. Right to reside in shared household is provided in Section dash of the Domestic Violence Act 24, 12, 17, 23. सेक्शन 17 में हम पढ़ते हैं कि रिसाइड करने का राइट है शेयर्ड हाउस होल्ड में किसको? वाइफ को। ठीक है, या मतलब जो भी अग्रीड पर्सन है। सेक्शन 23 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोवाइड्स power to grant interim and ex parte orders, protection of action taken in good faith, cognizance and proof or appeal. So it is power to grant interim and ex parte orders. कोर्ट जो है, मजिस्ट्रेट जो है, इंटरिम और या फिर ex parte orders भी पास कर सकते हैं। Respondent कौन हो सकता है? Only adult male having a domestic relationship, any person with whom domestic relationship could be established, relatives of the husband, or number 2 and number 3 are correct. So यहाँ पर any person with whom domestic relationship could be established और appropriate answer तो मुझे लग रहा है कि दोनों होना चाहिए, नंबर 2 एंड नंबर 3, क्योंकि रिलेटिव्स भी तो हो सकते हैं हस्बैंड के जो उस पर क्रूरटी करे, तो नंबर 2 और नंबर 3 सही है, बिकॉज हस्बैंड के रिलेटिव्स में तो मदर इन लॉ है ना और सिस्टर इन लॉ सब आ जाते हैं, और रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन कैन बी रिस्पोंडेंट, तो इसलिए दोनों चीजें जो है वो सही है। Under Section 23, a magistrate can grant interim relief for past, present and future domestic violence or only for past and present domestic violence. देखो Section 23 में बताया हुआ है कि past के लिए तो चलो कर सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हैं, इंटरिम रिलीफ ग्रांट हो सकती है, पास्ट में तो पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए, प्रेजेंट में जो हो रहा है जो उसके लिए भी कर सकते हैं, फ्यूचर में होगा या नहीं होगा इस चीज का तो एंटिसिपेशन मजिस्ट्रेट लगाने बैठेंगे नहीं, तो आपका आंसर होगा सिर्फ पास्ट के लिए और प्रेजेंट के लिए जो है जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वो उसके लिए इंटरिम रिलीफ ग्रांट करी जा सकती है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स? सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से सेक्शन में रूल बना सकती है? सेक्शन 37 लास्ट सेक्शन में। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स आर कंसिडर्ड पब्लिक सर्वेंट्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द डीवी एक्ट? कौन से सेक्शन में जो है पब्लिक सर्वेंट्स कहे जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स? सेक्शन 25, सेक्शन 28, सेक्शन 30 और सेक्शन 32। So I guess section 30. Section 30 is the right answer. Section 30 में ही बताया हुआ है कि under section 21 of IPC आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर्स के जो मेंबर्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट कहे जाएंगे। ठीक है। Then how many days from the date which the order made by the magistrate is served on the aggrieved person can an appeal be filed to the court? अपील किस समय पे फाइल हो सकती है इस बारे में बताना है। तो अपील का पहले तो सेक्शन कौन सा है? अपील का सेक्शन है आपके पास 29 डीवी एक्ट। ठीक है,
60 डेज का टाइम उसमें दे रखा है, 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी है, तो अपील आपको करनी पड़ेगी कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। देन द ऑफेंस अंडर सेक्शन 31 subsection 1 of DV Act shall be non-cognizable and non-bailable, non-cognizable and bailable, और cognizable and bailable, cognizable and non-bailable। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये ऑफेंस जो दे रखा है सेक्शन 31 क्लॉज 1 में और सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 में, ये उसके बारे में तो पूछ रहा है, लेकिन ये बात हमें बता कहाँ रखी है कौन सी सेक्शन में कि कॉग्निजिबल और नॉन वेरिएबल होगा इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है, वो हमें सेक्शन 32 में बता रखा है, ठीक है। तो कॉग्निजिबल एंड नॉन वेरिएबल। A protection order made under section 18 shall be in force until the period of 60 days expire. The magistrate desires, the aggrieved person applies for discharge or the respondent applies for discharge। ये नहीं है मजिस्ट्रेट के डिजायर पे भी नहीं है कि वो उनका जब मन करेगा, तो अग्रीव्ड पर्सन जब डिस्चार्ज के लिए कह दे कि ठीक है डिस्चार्ज कर दो कोई बात नहीं, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। रिस्पोंडेंट के डिस्चार्ज करने कहने से कुछ नहीं होता। कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन है, हम इतनी देर से मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट है कौन, कौन से मैजिस्ट्रेट है जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं या कॉम्पिटेंट है कॉग्निजेंस लेने के लिए। सेशंस कोर्ट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। सो कोर्ट ऑफ जेएमएफसी एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। Then a notice of date of hearing under section 12 shall be given। सेक्शन 12 में जब हम एप्लीकेशन दे रहे हैं हियरिंग का, तो नोटिस वगैरह जो है कि किस समय पे, मतलब नोटिस कितने दिन नहीं, नोटिस जो है मैजिस्ट्रेट किसको देंगे, बेसिकली पूछा जा रहा है कि नोटिस तो दिया जाएगा भाई, रिस्पोंडेंट को भी तो पता चलना चाहिए कि सेक्शन 13 में हम लोग सर्विस ऑफ नोटिस की बात करते हैं, रिस्पोंडेंट को भी तो पता चलना चाहिए कि उनके ऊपर कोई केस ऐसा लगाया गया या कोई एप्लीकेशन आई है मैजिस्ट्रेट के पास। तो ऐसे में क्या है, वो नोटिस देंगे मैजिस्ट्रेट किसको, मैजिस्ट्रेट नोटिस देंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर को, आप चाहिए जा करके उसको बता करके आइए कि उनके ऊपर ऐसा केस चल रहा है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन last question says maximum penalty for breach of protection order by respondent under section 31 in terms of imprisonment shall be 1 year। ठीक है, 6 months नहीं है, 2 years नहीं है, 3 years नहीं है, 1 year है, या फिर 20,000 का फाइन है और बोथ है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आए होंगे और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ चीजें इस टाइम से रिलेटेड पूछ लिया जाता है और कुछ इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये सब माइनर लॉज में कुछ ही एरियाज होते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कोई ऐसा वास्ट एरिया तो यहाँ से बन नहीं सकता कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।